सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए। इसके लिए जो है आज हम यहाँ पर 44 नंबर लेक्चर जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे जो सीरीज है वो आप कंप्लीट देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर तैयारी भी हो रही होगी और आप जो है अपना पीएमटी पीएचटी में काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहे होंगे क्योंकि 15 अप्रैल से वो शुरू हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी दोनों की, फिजिकल की और जो लिखित परीक्षा की है, दोनों की तैयारी को तेज कर दो। अब 2 से ढाई महीने इससे अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी लिखित परीक्षा तक सब कुछ जो है आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये 2 ढाई महीने जो है आपकी आगे वाली लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं। तो अपना पूरा जान जो है, पूरी फोकस जो है वो इन 2 ढाई महीने में लगा दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज से हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम जो है मुगल वंश को स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मुगल वंश से पहले हमने किसको खत्म किया है। तो मुगल वंश से पहले जो है हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट खत्म कर दिया है। दिल्ली सल्तनत के 5 जो वंश थे उन सभी को एक एक करके जो है डिटेल से खत्म कर दिया है। मुझे नहीं लगता वहां से कोई चीज रह गई होगी आपकी, कोई डाउट आपका रह गया होगा। एवरीथिंग, जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी मैंने वहां पर डिस्कस करके आपको बता दी है। वैसे ही आज हम जो है मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो। वहां पर जो है सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो मुगल काल के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था कि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था ना, जिससे क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए मुगल साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है और मुगल साम्राज्य काफ़ी बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। मुगल साम्राज्य एक बार टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक जो है याद रह जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, मुगल साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो पूर्व मुगल कालीन, पूर्व मुगल कालीन, ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं उत्तर मुगल कालीन। उत्तर मुगलकालीन शासक इनको बोला जाता है। पहला मुगलकालीन जो समय था वो कहाँ तक चलेगा, वो औरंगजेब तक चलेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जो विस्तार किया ना, मुगल साम्राज्य का विस्तार किया वो औरंगजेब तक ही था। उसके बाद जितने जो शासक आते गए ना वो अत्यंत जो है कमजोर थे, निकम्मे थे और वो शराब और जो है अपने नशे में जो है चूर रहते थे। इसीलिए जो है मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जो है पतन होना स्टार्ट हो गया। एक एक करके पहले मैं क्रम वाइज आपको जो है सारे शासकों के नाम बता देता हूं। उसके बाद आज हम यहाँ पर कौन सा वंश करने वाले हैं, बाबर वंश। बाबर शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन और बाबर से सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ में इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, पूर्व मुगल कालीन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि पहले कौन सा आया था, बाबर आया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बाबर आया था, बाबर ने जो है नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद जो है इसका हुमायूं पुत्र आया था मेरे भाई। ठीक है, हुमायूं पुत्र आया था। और बाबर के कितने बच्चे होते थे, बाबर के मुख्य रूप से 4 बच्चे होते थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, उसके बाद जो है कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। और हुमायूं जो था वो मुगल साम्राज्य में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जो साम्राज्य है ना वो अपने भाइयों में बांटकर खाया था मेरे भाई। ठीक है, तो हुमायूं के बाद कौन आएगा, हुमायूं के बाद इसका बेटा आएगा अकबर। आप सभी जानते हैं अकबर को। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा मेरे भाई। एक बार टाइम जरूर लगेगा लेकिन याद रखना, हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी मेरे भाई। 5वें नंबर पर कौन आएगा, 5वें नंबर पर आएगा शाहजहां। जहांगीर का पुत्र कौन होएगा, शाहजहां। ठीक है, और 6ठे नंबर पर कौन आएगा, शाहजहां के बाद आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब मेरे भाई। ठीक है, औरंगजेब। विस्तृत इनका विवरण जो है ना वो हम कहां पर पढ़ेंगे, जब हम वंश पढ़ेंगे ना। जैसे आज हम बाबर पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में मैं सारी डिटेल बता दूंगा। इसके बाद कल हम कब पढ़े, कल हम हुमायूं पढ़ेंगे तो हुमायूं के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। ऐसे ही अकबर, ऐसे ही जहांगीर, ऐसे ही शाहजहां और ऐसे ही औरंगजेब के बारे में डिटेल से हम मुगल साम्राज्य खत्म करेंगे। यकीन मानिएगा ये मुगल साम्राज्य अगर आप देख लोगे ना तो यहां से मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, कोई आपको दिक्कत आएगी समझने में, या कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले एचएसएससी, रेलवे या फिर जो है एसएससी के अंदर, तो आप कोई गलत कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये यहां तक औरंगजेब तक क्या था, ये पूर्व मुगल कालीन था मेरे भाई, पूर्व मुगल कालीन शासक थे मेरे भाई ये। ठीक है,
ठीक है, अब हम चलते हैं औरंगजेब के बाद चलते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा है ना, ये क्या है, ये उत्तर मुगल कालीन शासक है मेरे भाई। एक चीज और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या हम औरंगजेब तक ही कवर करें क्या? क्योंकि औरंगजेब तक ही क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे या फिर एचएसएससी को ले लो। इसके बाद जो शासक आपको देखने को मिलेंगे ना, 1707 से ये दौर कब तक चलेगा, 1857 की जो हमारी क्रांति होगी ना, वहां तक चलेगा। वहां पर आपको कौन देखने को मिलेगा, बहादुर शाह जफर देखने को मिलेगा, द्वितीय वाला मेरे भाई। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय वहां पर देखने को मिलेगा, जिसको अंग्रेज जो है सत्ता से हटा देंगे और उसको रंगून भेज देंगे। 1862 में जो है उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी और मुगल साम्राज्य जो है खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या हम औरंगजेब तक ही करें या फिर इसके आगे भी जितने भी आएंगे 1863 तक, वो सारे भी मैं एक एक करके बताऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके मैं बता दूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम औरंगजेब तक करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद हम चलते हैं सातवां शासक, यानी कि औरंगजेब के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था, तो बहादुर शाह प्रथम बैठा था मेरे भाई। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह ये प्रथम था, ठीक है, ऐसी चीज याद रखेंगे। औरंगजेब के जस्ट बाद कौन आया था, बहादुर शाह प्रथम आया था। अब बहादुर शाह द्वितीय आपको कहां पर मिलेगा, तो बिल्कुल अंत में बहादुर शाह द्वितीय मिलेगा, यानी कि जब 1858 की क्रांति होगी ना, 57 की क्रांति होगी, उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय आपको देखने को मिलेगा, वहां पर बहादुर शाह द्वितीय देखने को मिलेगा। अब 8वें नंबर पर आपको कौन देखने को मिलेगा, जहांदार शाह। ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा था, किसी का एक साल का था, किसी का 2 साल का था, किसी का 3 साल का था, ऐसे छोटे छोटे इनके कार्यकाल थे मेरे भाई। ठीक है, जहांदार शाह के बाद क्या कौन मिलेगा, फर्रुख सियर मिलेगा भाई। कैसे लिखेंगे, फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर के बाद 10वें नंबर पर आपको कौन मिलेगा, तो ये रफी उल दरजात मिलेगा, रफी उद दरजात। 11वें नंबर पर आपको कौन मिलेगा, रफी उद दौला मिलेगा। 11वें के बाद 12वें नंबर पर आपको कौन मिलेगा, मोहम्मद शाह मिलेगा। ठीक है, 13वें नंबर पर कौन मिलेगा, कौन था 13वें नंबर पर, अहमद शाह था, अहमद शाह था मेरे भाई। ठीक है, 14वें नंबर पर कौन मिलेगा, आलमगीर द्वितीय मिलेगा। यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, आलमगीर द्वितीय अभी बताता हूं, एक सेकंड रुको, एक बार ये लिख देता हूं, द्वितीय कैसे लिखेंगे, द्वितीय हो जाएगा। 15वें नंबर पर आपको कौन मिलेगा, शाहजहां मिलेगा, शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय मिलेगा। 16वें नंबर पर कौन मिलेगा, शाह आलम द्वितीय मिलेगा। शाह आलम द्वितीय मिलेगा। 17वें नंबर पर कौन मिलेगा, 17वें नंबर पर आपको अकबर शाह द्वितीय मिलेगा। 18वें नंबर लास्ट है ये आपका, ये कौन मिलेगा, बहादुर शाह द्वितीय मिलेगा। चलिए, ये इतने सारे जो है आपके मुगल साम्राज्य के सारे शासक थे मेरे भाई। ठीक है, पहले नंबर से लेके 18वें नंबर तक सारे मैंने बता दिए, सीक्वेंस वाइज बताए हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। बस आपको सीक्वेंस वाइज बताने का ये मतलब है, कई बार जो है मैच द फॉलोइंग दे देता है और कहीं कहता है कि बताइए क्रमवार इनको लगाकर दिखाइए मेरे भाई। सिर्फ इस वजह से जो है मैंने ये सारे यहाँ पर लिख कर दे दिया। इंपॉर्टेंट सही बताऊं तो यहीं तक है आपका, कहां गया औरंगजेब, ये रहा औरंगजेब। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ना मुगल साम्राज्य का, औरंगजेब से ही पूछते हैं। ये जो शासक औरंगजेब के बाद 1707 के बाद आपको देखने को मिलेंगे, ये बड़े ही निकम्मे थे। इनका जो शासनकाल था वो 1 या 2 साल से ज्यादा का नहीं रहा है। 1-2 शासक रहे होंगे जिनका जो है ज्यादा रहा है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी जो है बहुत कम पूछता है, 1-2 के बारे में ही पूछता है, जैसे कि घृणित कायर जो है आपसे पूछ लेगा भाई किसको बोला जाता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा भाई अगर अकबर शाह द्वितीय, ये था ना अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय ही था ना, अकबर शाह द्वितीय ही था। इसके शासनकाल में इसने जो है पेंशन लेने किसको भेजा था भाई, लंदन भेजा था। तो इसने जो है राजा राम मोहन राय को भेजा था। 1833 में जो है ब्रिस्टल में उनकी वहीं पर मृत्यु होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा यहाँ पर कुछ करने लायक है नहीं, समझने लायक कुछ है नहीं, बस ये कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट 18 तक पढ़ना है, मतलब उत्तर मुगल काल भी पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक एक करके ये भी बता दूंगा। बस वीडियो सीरीज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, आप पढ़ने वाले होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं औरंगजेब तक ही करवाऊंगा मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए, अब हम आज जो है ये मुगल साम्राज्य का पूरा क्रमवार मैंने बता दिया। अब हम आज यहाँ पर क्या देखने वाले हैं,
बाबर को देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। बाबर को देखने वाले हैं तो बाबर का ओवरव्यू जानना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे हम पीछे देख रहे थे ना, जैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, गुलाम वंश से स्टार्ट किया था, तो गुलाम वंश के सारा ओवरव्यू देख लिया था, वहीं से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ऐसे ही हम जो है बाबर का जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबर का जन्म आपको याद रखना है, एक बार टाइम जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना, हमेशा बोलता हूं सिलेक्शन यहीं से होगा, यहीं से चीजें लॉन्ग टाइम के लिए याद होंगी मेरे भाई, ठीक है। वरना आप कितने भी जो है यूट्यूब पर क्वेश्चन लगा लो, बाबर का जन्म कब हुआ या फिर बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, हमेशा आपको ऐसा लगेगा ना तो मुझे भाई मुगल साम्राज्य याद हो रहा है, ठीक है, और मैं भूल जाता हूं हमेशा। ये प्रॉब्लम्स जो है ना हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी जब तक आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, और जो है किताबों के अंदर एक बार बोर नहीं होंगे ना, तब तक ये चीजें ऐसे ही लगेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बाबर का जन्म याद रखना है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में जो है फरगना में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो है इसकी 1530 में आगे हुई मेरे भाई, ठीक है। 1526 में यह पहला युद्ध लड़ेगा, उसके बाद 1527 में युद्ध लड़ेगा, 1528 में युद्ध लड़ेगा, 1529 में युद्ध लड़ेगा, और 1530 में जाके मर जाएगा। पहली बार इसको आगरा दफनाया जाएगा, उसके बाद इसकी अंतिम इच्छा थी भाई मेरे को काबुल में दफनाओ, फिर इसकी जो पत्नी होती है वो इसके जो अवशेष होते हैं ना वो जो है आगरा से निकालकर जो है आराम बाग में इसको दफनाया जाता है, वहां से निकालकर जो है इसको फिर काबुल में दफना देती है मेरे भाई। यहां तक चीजें समझ आई होप समझ आई होगी। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। तो जन्म की बात करूं, इसका कार्यकाल देख ले, 1483 से 1530 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब बात करें इसके जन्म की, तो जन्म आप देख चुके हैं भाई, 1483 में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? फरगना में हुआ था, ठीक है। फरगना वर्तमान में कौन सा है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान में जो है इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक की बात करूं तो भाई 14 साल में जो है इसका राज्याभिषेक हो गया था मेरे भाई, 14 साल नहीं 12 साल में, 12 वर्ष में जो है इसका जो है राज्याभिषेक हो गया था। और इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था भाई उमर शेख मिर्जा, ठीक है। उमर शेख जो है मिर्जा इसके जो है पिताजी का नाम होता था। वंशज की बात करूं तो किसका वंशज होता था मेरे भाई? ये दो वंशजों का एक मिक्सचर था ये मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि इसके पिता किसी और वंश के थे और माता जो है किसी और वंश की थी। तो पिता की बात करूं तो पिता कौन से वंश का था? तैमूर वंश का था, ठीक है। और माता की बात करूं तो माता की तरफ से ये किसका वंशज था? चंगेज खान का वंशज था, ठीक है। चंगेज खान का ये वंशज था। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं पिता की तरफ से और यहाँ पे लिख देता हूं माता की तरफ से। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे। मेन युद्ध है सरायपुल का युद्ध। डोंट वरी, ये आज तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर पूछता है। वैसे यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्जाम में पूछता है, वनडे एग्जाम्स में इतना नहीं पूछता, क्योंकि ये जो सरायपुल का युद्ध है ना, ये एनसीईआरटी के अंदर इतना जो है सरायपुल का युद्ध जो एनसीईआरटी के अंदर है ना, इसका जिक्र इतना नहीं मिलता, इसीलिए इसकी तारीखों में भी भिन्नता मिलेगी। कहीं आपको जो है 1501 देखने को मिलेगा, कहीं जो है आपको इसको 1502 देखने को मिलेगा। इसीलिए वैसे पूछेगा नहीं जहां तक मेरा आइडिया है, फिर भी पूछ ले तो दोनों डेट्स याद रखना सरायपुल का युद्ध के बारे में, क्योंकि भाई जो है ये युद्ध लंबा चला था और जो है काफी विरोधाभास है। कई जो इतिहासकार है वो कहते हैं 1501 में, वैसे सर्वमान्य 1501 ही माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1502 भी लिखेगा, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगर आपको सरायपुल का युद्ध दिखे और इनमें से कोई एक ऑप्शन दिखे तो कोई सा एक चूज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। वैसे अगर दोनों मिले तो मेरी तरफ से 1501 कर देना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें युद्ध है, यहां तक सारी चीजें युद्ध है, ठीक है। सरायपुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज शैबानी खां के बीच में हुआ था, ठीक है। शैबानी खां के बीच में होता और शैबानी खां जो है इस युद्ध में जीत गया था। उसने कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब शैबानी खां ने किस पद्धति से इस युद्ध को जीता था? तुलुगनुमा, तुलुगनुमा कुछ याद आ रहा है? तुलुगनुमा पद्धति से 1526 में जब ये भारत के हरियाणा में प्रवेश करेगा ना, वहां हरियाणा के पानीपत में युद्ध लड़ेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, वहां पर जो है ये तुलुगनुमा पद्धति का इस्तेमाल करेगा। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तभी जो है ये युद्ध जीतेगा मेरे भाई। और तुलुगनुमा पद्धति का जो यूज है ना, वो आज भी वर्तमान में किया जाता है। वो फिल्मों में देखते हो ना कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब वही तुलुगनुमा पद्धति है। चारों तरफ से यहाँ पर दुश्मन है, यहां से भी घेर लेगा, यहां से भी घेर लेगा, यहां से भी घेर लेगा और यहां से भी घेर लेगा। यही है तुलुगनुमा पद्धति मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ये पेज ओवर हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। उपाधि की बात याद रखना भाई। इसने जो है मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी मेरे भाई, ठीक है। मिर्जा की उपाधि जो इसके पिता वंश का पिता वंश से थे ना, ये पिता वंश से कहाँ से थे? तैमूर वंश से थे, तो ये मिर्जा की उपाधि जो है धारण करते थे। लेकिन इसके विपरीत इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? पादशाह की। मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी भाई, याद रखना। मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह या फिर बादशाह उपाधि धारण की मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं भारत पर पहला आक्रमण। ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण बाबर ने कब किया था? तो पहला आक्रमण 1519 में किया था मेरे भाई, ठीक है। 1519 में इसने पहला आक्रमण किया था, भेरे के किले पर किया था मेरे भाई, ठीक है। भेरा का किला, ठीक है। भेरे के किला पर जो है इसने 1519 में जो है पहला आक्रमण किया था। इसके बाद आया पानीपत का प्रथम युद्ध मेरे भाई। ये तो आप सभी जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था मेरे भाई 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। बताने की जरूरत नहीं है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में मारा गया, जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद जो है ये युद्ध जीतने के बाद इसने काबुली बाग मस्जिद भी बनाई थी मेरे भाई, याद रखना। हरियाणा के बच्चे हो ना आप, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा काबुली बाग मस्जिद क्वेश्चन पूछा जाता है। काबुली बाग मस्जिद मस्जिद किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। कहाँ बनवाई थी? पानीपत में बनवाई थी। पानीपत में बनाई थी। इसकी पत्नी होती थी मेरे भाई, ठीक है, काबुली नाम से। उसी की याद में जो है इसने ये जो है निर्माण किया था मेरे भाई, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद का। तुलुक नुमा पद्धति का इसने जो है पहली बार इस्तेमाल किया था इस पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक भाई, ठीक है। इसके बाद जो है ये युद्ध आपने देख लिया, 1519 वाला याद रखना, 1526 वाला याद रखना। इसके बाद ये आएगा 1527 में मेरे भाई, ठीक है। 1527 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था। ये युद्ध जरूर याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध भाई कब हुआ था? 1527 में जो है ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज राणा सांगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद इसने युद्ध लड़ा था 1528 में। 1528 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मेदिनी राय और जो है बाबर के बीच में हुआ था। मेदिनी राय को जो है इसने मेदिनी राय को इसने पराजित कर दिया था। उसके बाद 1529 में कौन सा युद्ध लड़ेगा? घाघरा का युद्ध लड़ेगा, ठीक है। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ेगा। किसके साथ ये युद्ध लड़ेगा? तो ये महमूद लोधी के साथ लड़ेगा। महमूद लोधी के साथ ये युद्ध लड़ेगा और ये ही युद्ध जो है इसका अंतिम युद्ध था मेरे भाई। अंतिम युद्ध बाबर का। क्यों अंतिम युद्ध बाबर का भाई? क्योंकि मेरे भाई ये 1530 में मर जाएगा जाके, ठीक है। उसके बाद इसका भाई कुछ इसने इंपॉर्टेंट काम किए थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस नाम से? तुजुक ए बाबरी। आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मेरे भाई, ठीक है। तुजुक ए बाबरी जो है बाबरनामा इसको बोला जाता है। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। इनकी मूल भाषा थी भाई तुर्की, ठीक है। तुर्की भाषा में इसको इसको जो है इसने लिखा था मेरे भाई। बाद में जो है इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जो है इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी भाई। जो कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी, या फिर लोगों ने इसको कलंदर की उपाधि दी थी, क्योंकि पानीपत की जीत के बाद जो है इसने चांदी के सिक्के जो है बांट दिए थे मेरे भाई, ठीक है। अपनी प्रजा में लोगों में जो है चांदी के सिक्के बांट दिए थे, इसीलिए जो है लोगों ने इसको जो है अत्यंत दानशील जो है कहना शुरू कर दिया था। कलंदर की उपाधि इसको दे दी थी मेरे भाई। उसके बाद जो है मृत्यु इसकी हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक है। पहली अरे रुको यार, ठीक है, आगरा में इसको दफनाया गया था पहली बार।
और दूसरी बार उसकी इच्छा मृत्यु के, दूसरी बार जहां पर इसने इच्छा की थी, कहां पर, काबुल में। बस यहां तक पढ़ना है, यहां तक मुगल, यहां तक जो है बाबर बिल्कुल खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, सारी चीज मैंने जो है बाबर के बारे में बता दी है, कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं रही है जो मैंने ना बताई हो जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ ले मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है मेरे भाई, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी जाके जो है आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर, आपके अंदर ये चीज तभी आ सकती है कि भाई अब मुझे डर नहीं लग रहा, अब मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैंने आराम से जो है डिटेल से पढ़ा है। इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी मेरी भाई। आई मेरी बात समझ में? चलिए अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर, इस बाबर के जो है क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं। मैं देखता हूं बिना बताए जो है कोई क्वेश्चन भी उस चीज से बाहर जाता है जो मैंने यहां पर बताया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद बताना इस क्वेश्चन, इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में, कि कोई क्वेश्चन जो है उस ओवरव्यू से बाहर गया है या फिर नहीं गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल से नीचे बता के आया हूं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम क्या था? तो पहला आपको यही पता होना चाहिए, जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा की गई थी, और इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका जो है नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब डिटेल से नहीं बताऊंगा, कभी आप लोगों की दोबारा बताएगा कि भी इसका जन्म कब हुआ था, इसकी माता का नाम क्या था, वो सारा नीचे ओवरव्यू इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इसका नाम था। अब यहाँ पे जो है जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, ये किसका नाम था भाई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था। ठीक है, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। और यहाँ पर अगर हम लिख दें नजरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का नाम था मेरे भाई। ठीक है, हुमायूं। आई बात समझिए? तो इनके पूरे नाम भी याद रखना, पूछ लेते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम था, और नजरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं का नाम था मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक याद हुई। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम था। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे, ये भी याद रखना। बाबर के 4 पुत्र थे मेरे भाई। कौन कौन थे? सबसे बड़ा था हुमायूं, पहला था हुमायूं। दूसरा पर कौन था? दूसरा पर कामरान था। तीसरे पर कौन था? अस्करी था। चौथे पर कौन था? हिंदाल था। आई बात समझ में? यहां तक हुमायूं को जो है इसने दिल्ली और जो है आसपास के क्षेत्र जो है सौंप दिए थे मेरे भाई। ठीक है, बाकी हुमायूं पहला ऐसा था और अंतिम ही था मान लो मुगल साम्राज्य में जिसने अपने भाइयों के साथ जो है मिल बांट कर सत्ता की थी मेरे भाई। यहां से पूरी डिटेल आप पढ़ लेना, और पढ़ना ही है आपको। यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं आपको पढ़ना है। जब आप डिटेल पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना, यकीन मानिएगा, तभी ये चीजें आपको याद होंगी। जीएस इसीलिए आपको याद नहीं होती है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करते हैं, रिविजन डेली नहीं करते हो। जब आप रिवीजन डेली करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये चीजें आपको आराम से याद होने लग जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, आप में ही कमी है और किसी चीज में कमी नहीं है, यकीन मानिएगा। थोड़ा सा अपने बारे में सुनने की आदत डालो कि हाँ मेरे अंदर कमी है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो अगर आपके अंदर कमी है तो मेरे भाई। ठीक है, अपने अंदर अपडेट करोगे ना, तभी चीजें आपको आपके लिए काफी ईजी होती चली जाएंगी, क्योंकि प्रकृति का भी नियम है, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना तो आप खत्म हो जाओगे मेरे भाई। डायनासोर का इतिहास इसीलिए खत्म हुआ था क्योंकि वो अपने आप को पृथ्वी के अनुरूप नहीं ढाल पाए थे। आई समझ में? अब कुछ दिनों के बाद आप क्या एग्जांपल दोगे? जो हाथी है ना, हाथी, वो भी कुछ टाइम के बाद ऐसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। और आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, हमारे बच्चे या फिर उससे आगे बच्चे, वो भी ऐसे ही देखा करेंगे हाथियों को जैसे हम डायनासोर को देखते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए अपने आप में चेंज लाना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया? बाबर पितृ पक्ष से, मतलब पिता की पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। तो याद रखना 5वां वंशज ये पिता की तरफ से था, लेकिन मातृ पक्ष से वह किसका वंशज था? तो मातृ की वंश से आप सभी जानते हैं चंगेज खान। पिता की तरफ से मैंने ऊपर बताया था ना, पिता क्या था? तैमूर था, तैमूर वंश का था। और माता क्या थी? माता तुगलुक कह रहा हूं मैं भी। जो पिता का पक्ष था वो तो तैमूर लंग का था। ठीक है, और माता पक्ष था, माता पक्ष की ओर से कौन सा था? चंगेज खान था, चंगेज खान था। पिता तैमूर वंश की तरफ से ये 5वां वंशज था मेरे भाई, और माता चंगेज खान की तरफ से ये 14वां वंशज था। ये आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। 2 वंश का जो है मिला जुला ये निकला था, और जो है काफी महत्वाकांक्षी जो है ये निकला था, क्योंकि आपने देखा है तैमूर वंश और चंगेज खान किस प्रकृति के ये आदमी थे, कैसी इनकी सोच होती थी, कितनी आक्रामक इनकी जो है नीति होती थी मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंगेज खान मंगोल मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इनके बारे में नहीं बताऊंगा, ये सारा ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी ये डिटेल से यहाँ पे दी गई है, इसको आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, सारी चीज लिखी गई है, पितृ पक्ष यानी कि पिता की ओर से, मातृ पक्ष यानी कि माता की ओर से, मुगल नाम का आधार। अगर आप सोचेंगे भाई ये पिता वंश इनका अलग था, माता वंश अलग था, तो मुगल साम्राज्य कैसे पड़ा, तो लीजिए यहाँ पे लिखा गया, यद्यपि मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल हम बोलते हैं ना मुगल साम्राज्य, ये मंगोल कहलाना जो है पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान का नाम नरसंहार से जुड़ा था। आप सभी जानते हैं चंगेज खान जो आता था मार कटाई करता था बहुत ही ज्यादा, तो नरसंहार से इसका नाम जुड़ा था। लेकिन मातृपक्षीय विरासत के कारण जो है इतिहासकारों ने इन्हें मंगोल का अपभ्रंश कहा है। मतलब जो मुगल है ना, ये मंगोल का ही अपभ्रंश है मेरे भाई। समझ आई यहां तक सारी चीजें। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किस युद्ध नीति का जो है प्रयोग कर इब्राहिम लोदी को हराया था? क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानता था, मैं पहले से हार के आया हूं 1501 के अंदर, 1501 या फिर 1502 के अंदर मैं हार के आया हूं। कहां पर? सरायपुल का युद्ध। ठीक है, किससे हार के आया हूं? शैबानी खान से हार के आया हूं। इसको अच्छे तरीके से पता था भाई कि जो तुलुगनुमा पद्धति है ना वो कितनी कारगर है, और इसने यही जो है देखकर 1526 21 अप्रैल 1526 को जब ये भिड़ा इब्राहिम लोदी से, तो इसने तुलुगनुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोदी को यहां से घेर लिया, यहां से घेर लिया, यहां से घेर लिया और यहां से घेर लिया मेरे भाई। ठीक है, चारों तरफ से घेर के मार डाला मेरे भाई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के पहले जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसको चारों तरफ से घेर लिया और जो है तुलुगनुमा पद्धति का जो है मेरे भाई इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यही तुलुगनुमा पद्धति थी। यहां पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये छापामार जो युद्ध नीति है इसका इस्तेमाल कौन करता था? तो इस पद्धति का जो आगे हम मराठे देखेंगे ना, तो शिवाजी महाराज थे ना, वो इस नीति का जो है प्रयोग करते थे, छापामार युद्ध नीति का मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा गया है तुलुगनुमा पद्धति के बारे में, सारी चीज दायां बायां और मध्य से घेर कर मारना। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी गई है, इनको पढ़ लेना मेरे भाई। अच्छा, ये पहला युद्ध था भाई, ये याद रखना, तोपखाना और उस्मानी पद्धति। मतलब ये जो 1526 का युद्ध लड़ा गया था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये प्रथम युद्ध था जिसके अंदर तोप का भी इस्तेमाल किया गया था, मतलब गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, मैं बता नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें बोला गया, बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किन 2 प्रसिद्ध उस्तादों ने किया था? यानी कि इसके जो गनर थे, गन चलाने का जो काम करते थे, वो कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफा थे। तो ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बाबर के जो तोपखाने गनर होते थे उनका नाम क्या था? उस्ताद अली और जो है मुस्तफा इसके गनर होते थे। यहाँ पे देखो प्रमुख तोपची होते थे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 और खानवा के युद्ध 1527 में बाबर की जीत का एक मुख्य कारण उसका शक्तिशाली तोपखाना था। इस विभाग का नेतृत्व 2 अत्यंत कुशल विशेषज्ञों ने किया था। उस्ताद अली, इसने बाबर के तोपखानों को संचालन किया, और मुस्तफा यह है बाबर के बंदूकधारियों का प्रमुख जो है उत्तराधिकारी मतलब अधिकारी था मेरे भाई। ठीक है, यहां से आप पढ़ लेना भाई, युद्ध में भूमिका भी पढ़ लेना। इन दोनों ने उस्मानी पद्धति के तहत तोपों को व्यवस्थित किया, जिसमें भारी तबाही मची और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना तथा हाथी तितर बितर हो गए मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है अच्छा, यहां पे एक चीज और लिखी गई है, बैरम खान। बैरम खान किसका संरक्षक था? तो बैरम खान जो है मेरे भाई अकबर का संरक्षक था। बाबर के बाद हम हुमायूं पढ़ेंगे, हुमायूं के बाद जब हम अकबर पढ़ेंगे ना, तो इसका पिता जो है मर जाता है, सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है अकबर का पिता हुमायूं। तो एट ए टाइम उस समय जो है ये अकबर जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, 12-13 साल का होता है उस समय जो है। ये जो बैरम खान होता है ना, ये सबके सामने एकदम से जाहिर नहीं करता कि भाई ये हुमायूं की जो है मृत्यु हो गई है, क्योंकि इसे इन्हें लगता था कि भाई एकदम जो है जनता अव्यवस्थित हो जाएगी, प्रजा और जो है भड़क जाएगी, कोई भी विद्रोह कर सकता है। तो इसने ये चीज दबाई रखी, और जो है उसने जो है 1556 में युद्ध लड़ा था। कि कौन सा युद्ध लड़ा था? जो आप पानीपत का दूसरा युद्ध देखेंगे ना, तो बैरम खान ने लड़ा था अकबर की तरफ से मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आपको भी पता है। चलिए हम आगे चलते हैं। बैरम खान किसका संरक्षक था? अकबर का जो है ये संरक्षक होता था मेरे भाई। और ये जो मानसिंह आप देख रहे हैं, तो ये प्रमुख सेनापतियों में से एक होता था, अकबर का ही है, ये अकबर के समय का ही है। राजा मानसिंह आपने देखा होगा, अपने सीरियल और मूवी भी देखी होगी, तो वहां पर भी देखा होगा। ठीक है, तो ये जो मानसिंह था ना, ये अकबर के जो है सेनापतियों में से एक था, प्रमुख सेनापति इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे टोडरमल आपको दिख रहा है, टोडरमल कौन था भाई?
और अबुल फजल कौन था? अकबर के नवरत्नों में से थे ये मेरे भाई, ठीक है, अकबर के नवरत्न। नवरत्न हम अकबर के जब पढ़ेंगे ना अकबर टॉपिक को, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसकी ट्रिक बस इतनी है, बात बात में एमडीएच, ठीक है, बात बात में एमडीएच, ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो है नो के नो आ गए हैं मेरे भाई, वहां आगे चल के इसको भी मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी, काफिरों को वध करने वाले की उपाधि धारण की थी? अच्छा, ये जो गाजी है, गाजी से कुछ याद आया आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में? दिल्ली सल्तनत, एक सेकंड, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा शासक था भाई जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? आया कुछ समझ में? याद आया? एक एक करके मैंने बताया था, डिटेल से पढ़ा होगा तो याद आया होगा, ठीक है। गाजी ए मलिक उसका नाम था। आया कुछ याद? बता दो फिर, आया तो याद, गाजी ए मलिक मेरे भाई, ठीक है। तो इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में जो है इसने जिहाद की घोषणा कर दी थी, मतलब अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ना बाबर ने इस युद्ध को जो है जिहाद, धर्म युद्ध जो है घोषित कर दिया था मेरे भाई। और जो है गाजी की उपाधि इसने धारण कर ली थी। पानीपत का युद्ध आप सभी जानते हैं, 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये याद रखने हैं, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछा जाता है। पानीपत का युद्ध नहीं लिखा क्योंकि मोस्टली सबको पता है। चंदेरी का युद्ध आपको याद रखना है, 1528 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, ठीक है। महमूद लोदी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। महमूद लोदी वर्सेस बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बाकी डिटेल से नीचे सारी चीजें मैंने लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में बोला गया है बाबर ने किस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया था? तो अभी ऊपर देख के आए हैं, तो भाई खानवा का ही ये युद्ध था। क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में ये युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है इसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया था बाबर ने। और इसी युद्ध में इसने जो है गाजी की उपाधि को भी धारण किया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो पानीपत, वन सेकेंड, पानीपत के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती मेवाड़ के राणा सांगा थे। सांगा की विशाल सेना को देखकर बाबर के सैनिक हतोत्साहित हो गए थे और ज्योतिषियों ने भी बाबर की हार की घोषणा की थी। मतलब जो पंडित ज्योतिष होते थे ना, उन्होंने भी कहा था भाई बाबर जो है ये युद्ध हारेगा, पक्का हारेगा। लेकिन इसके विपरीत काम हुआ मेरे भाई। मतलब कि सभी लोग कह रहे थे राणा सांगा की बहुत बड़ी फौज है भाई, बाबर नहीं जीत सकता तू। और ये सुनकर जो है जो फौज का जो मनोबल होता है ना वो टूट जाता है, जिसको पहले से ही अब मैं आपको कह दूं भाई तेरे से हरियाणा पुलिस का नहीं निकलेगा भाई, तेरे बस की नहीं है, तो आपका मनोबल पहले ही टूट गया, आप क्या तैयारी करोगे? तो यही था। लेकिन इसके विपरीत जो है उन लोगों में जुनून जगाने के लिए, जोश जगाने के लिए, जो मैं कई बार आपको मोटिवेशन एक दो बीच में लाइन बोलता हूं ना, तो बस वैसे ही इसने बाबर ने भी काम किया। बाबर ने कहा भाई ये एक धर्म युद्ध है हमारे लिए, या तो हम कर जाएंगे या मर जाएंगे, बस ऐसी 2-4 लाइनें कही। और उनका जो है आत्मविश्वास जो है एकदम हाई लेवल पर चला गया और राणा सांगा को भी इन्होंने हार भगाया भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, रणनीति जिहाद की यहाँ पे बात की गई है मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा ठीक है, इससे एक चीज और याद आ रही है। चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी हम देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए बता ही देता हूं, ये जो यहाँ पे लिखा गया ना, ज्योतिषियों ने भी जो है इनको कहा था कि भाई बाबर तू नहीं जीत सकता, तू हारेगा। अगर आपने महाभारत देखी है ना, वहां पे जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था, शुरू नहीं हुआ था, शुरू से पहले जो है उनका जो ज्योतिष आता है कौरवों की तरफ से, जो उनका राजगुरु होता है वो उनको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं भाई पक्का जो है कौरव ही जीतेंगे इस युद्ध को, क्योंकि बहुत बड़ी फौज है मेरे भाई, ठीक है। तो वो जो उनका पिता होता है, कौरवों का जो पिता होता है, तो वो खुश हो जाता है भाई, ठीक है भाई मेरे बेटे जीत जाएंगे भाई, अच्छी बात है ये तो। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भाई कौरवों की सेना जो है बुरी तरह परास्त होने लगती है, लोग जो है मारे जाने लगते हैं। तब भाई इसको राजपुरोहित को दोबारा बुलाया जाता है भाई। तो राजपुरोहित को दोबारा बुलाया जाता है, तो वो कहता है भाई बताओ भाई अब ये कैसे हो गया भाई, इतनी सारी उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? तो भाई वो कहता है भाई कि कुछ ऐसा है जो समय से परे है, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो समय को बदल रही है। और उस समय जो है
बीच में एक लाइन कहते हैं कि वहां पर जो है कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है, जो समय को बदल रहे हैं, परिधि को जो है चेंज कर रहे हैं। खैर ये बातें महाभारत की हैं, थोड़ी सी अलग टाइप की बातें हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी था। अगर आप मेहनत करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगेंगी। अभी आपको ये लग रहा है कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। सेम प्रोसेस मेरे साथ भी है, मैं आपको खुल के बताता हूँ, साफ साफ बताता हूँ मेरे भाई। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको अंत तक जो है कोशिश करनी है। अगर आपको आउटपुट नहीं भी मिलता है ना मेरे भाई, तो भी आपको सिर्फ ये संतुष्टि होगी मेरे भाई, यकीन मानिएगा, कि आपने अपना बेस्ट दिया था। इससे मतलब मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा और कर लेता ना तो शायद सिलेक्शन हो जाता मेरे भाई। सिलेक्शन होना ना होना ये बात की बात है, आपको अपना 100% जो है एफर्ट देना है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको इस बात का पछतावा ना हो, इस बात का मलाल ना रहे कि यार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता ना तो भाई सच में सिलेक्शन हो जाता। ये चीज़ काफ़ी पेनफुल होती है मेरे भाई, सिलेक्शन ना होने की अपेक्षा मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, 7 में क्या बोला गया? 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को हराया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध था बाबर का अंतिम युद्ध? आप सभी जानते हैं 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले अंतिम युद्ध इसने महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा था। महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा था। कब लड़ा था? 1529 में लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आप सारी इंफॉर्मेशन इस युद्ध की पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, बाबर ने अपनी नौसेना नावों को बेहतरीन इस्तेमाल नदी पार करने और हमला करने के लिए किया था मेरे भाई। और ये युद्ध था जो जमीन थल और जो है जल दोनों के ऊपर लड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, ये यहां पर जो लिखा गया है ना, चंदेरी का युद्ध तो आप सभी को पता है 1528 में लड़ा गया था। अभी यह चीज मैं ये चीज कन्नौज का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध क्यों नहीं बता रहा? ये युद्ध आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? जब 1530 में अभी जो है बाबर मर जाएगा, आज ही बाबर को हम मार देंगे 1530 में। कल हम जो है 1530 से स्टार्ट करेंगे और गद्दी पर किसको बिठाएंगे? हुमायूं को बिठाएंगे, और यहां पर हुमायूं ही युद्ध लड़ेगा। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जिसको क्या बोला जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। 1540 में ये युद्ध लड़ेगा। किसके खिलाफ लड़ेगा? शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, शेरशाह सूरी के खिलाफ ये युद्ध लड़ेगा, और यहीं से 1540 में जो है शेरशाह सूरी इसको इतनी बुरी तरह हरा देगा कि इसको भारत से बाहर खदेड़ देगा मेरे भाई। ठीक है, और यहीं से 1540 से 1545 के बीच में जो है शेरशाह सूरी जो है राज करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सारी चीज क्लियर है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, यहां पर भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, और शेरशाह सूरी जो है ये युद्ध भी जीत जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना, 9 को देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में। तो इसका बाद में अनुवाद किया गया था मेरे भाई, अनुवाद किया गया था। इसको किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में नहीं लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। मूल भाषा जो इनकी मूल भाषा थी ना, वो क्या थी? वो इनकी मूल भाषा थी तुर्की मेरे भाई। ठीक है, इसी में जो है चगदाई तर्की बोलते हैं इसको। ठीक है, तुर्की इनकी जो है मूल भाषा थी, और इसी में जो है तुजुक ए बाबरी जो है इसने लिखवाया था मेरे भाई। ठीक है, अनुवाद की बात करूं तो कहां गया अनुवाद? ये रहा अनुवाद। अनुवाद की बात करूं तो इसका किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, इसने इसका अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में जो है इसका अनुवाद किया था मेरे भाई। ठीक है, और ये कब करेगा? अकबर के शासनकाल में करेगा। आई बात समझ में? ये आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में बोला गया बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस शासक को सबसे शक्तिशाली शासक बताया? तो उसी को बताया है भाई। किसको बताया है? आई होप आप सभी जानते होंगे। तो ये दक्षिण भारत का जो है राज्य था, और जिसको आप जानते हैं विजयनगर के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी मेरे भाई। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना की थी मेरे भाई।
ठीक है। हरिहर बुक्का ने 1336 में जो है इसकी स्थापना की थी। और इसी के पैरेलल एक और वंश आएगा थोड़े टाइम के बाद, ये तो 1336 में था ना, वो 1340 के बाद आपने को देखने को मिलेगा बहमनी साम्राज्य मेरे भाई, ठीक है। उसको बाद में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत जो हम करेंगे तो उसके बाद में हम देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा गया है, बाबर का विवरण। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। उसने उस समय के भारत में 5 मुस्लिम, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल और 2 हिंदू, मेवाड़ और विजयनगर राज्यों का जो है उल्लेख किया है मेरे भाई। सबसे शक्तिशाली शासक की बात करूं तो बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय को पूरे भारत का जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया है मेरे भाई, ठीक है। अन्य शासक की बात करूं तो यद्यपि उसने राणा सांगा की वीरता की भी बहुत प्रशंसा की है और उन्हें एक बड़ा खतरा माना था, लेकिन साम्राज्य की संपन्नता और सेना और शक्ति मामले में कृष्णदेव राय को भी जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में बोला गया है मुगल साम्राज्य में बगीचों वाली शैली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बगीचों वाली शैली का शुरुआत जो है इसका श्रेय किसको दिया जाता है, हुमायूं नहीं, हाँ हुमायूं आएगा, हुमायूं नहीं आएगा, बाबर आएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से क्या लिखा गया है, चार बाग शैली। भारत में औपचारिक बाग बगीचों की शुरुआत का श्रेय बाबर को ही दिया जाता है। बाबर को प्रकृति और बागवानी का बहुत शौक था। उसने ज्यामितीय तरीके से बने बागों की परंपरा शुरू की, जहां बगीचे को दीवारों से घेरकर 4 समान हिस्सों में नहरों द्वारा बांट दिया जाता था। इसे चार बाग शैली जो है कहा जाता था। आराम बाग क्या है, बाबर ने आगरा में अपनी पसंद का एक बाग बनवाया था जिसे हस्त भीषित 8 स्वर्ग या आराम बाग कहा जाता था। ये आराम बाग इसने कहां पर बनाया था, आगरा में बसाया था। और 1530 में जब पहली बार इसको दफनाया जाता है ना, तो वहीं आराम बाग में ही जो है इसको दफनाया जाता है। इसे स्थानीय लोग जो है राम बाग भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद जो है इसकी इच्छा थी कि भाई मुझे काबुल दफनाओ, तो इसको बाद में काबुल दफना देते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहीं दफना दो यार, हमें क्या मतलब है इससे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत बोला गया बाबर ने पानीपत की जीत के, अच्छा यहाँ पे जो और ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मैं क्यों नहीं बता रहा अकबर, जहांगीर और हुमायूं, क्यों नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा, अगर इस वीडियो में बताऊंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा, और इनकी बारे में मतलब हुमायूं, बाबर और जहांगीर के बारे में डिटेल से हम एक एक करके जानने वाले हैं, तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई, समझ रहे हो। जो बता रहा हूं अभी उस पर फोकस करो। मुगल बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बाबर की जो है सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लो, अपने अंदर जो है समाहित कर लो, ताकि बाबर से कोई भी क्वेश्चन आए जो है गलत नहीं होना चाहिए। 15 के 15 लेने हैं हमें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बाबर ने पानीपत की जीत के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। इस उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर मैंने बताया था ना, कलंदर की उपाधि इसको दे दी थी मेरे भाई, ठीक है। 1526 में जब इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था ना, तो वहां की जो जनता थी, मुस्लिम जनता थी, उसको जो है इसने एक एक जो है चांदी का सिक्का उपहार के रूप में जो है हर निवासी को वहां पर दिया था मेरे भाई, ठीक है। बाबर की इसी उदारता और दानशीलता के कारण जो है जनता ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। लाख बख्श और पील बख्श किसको कहा जाता है, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, पढ़ा था ना दिल्ली सल्तनत में, लाखों का दान। बताओ फिर फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, लाखों का दान देने वाला किसको बोला जाता है, लाखों का दान देने वाला, या फिर हाथियों का दान देने वाला, पील बख्श। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। जिंदा पीर किसे बोला जाता है, बता सकता है कोई, ये भी आसान क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के अंदर ही जिंदा पीर बोला जाता है, बता दो ये भी फटाफट से। ये सारा आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में बोला गया बाबर की मृत्यु के बाद उसे सर्वप्रथम कहां पर दफनाया गया था। तो प्रथम बार उसको कहां पर दफनाया गया था, प्रथम बार उसको आगरा में दफनाया गया था, आगरा में आराम बाग में। दूसरी बार कहां दफनाया गया, दूसरी बार उसको कहां दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया मेरे भाई, ठीक है। काबुल में दफनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा आराम बाग में इसको दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में जो है इसको दफनाया गया था। आराम से बैठ के पढ़ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मुबियान नामक पद्य शैली
का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुबियान जो नामक पद शैली था ना, राइटिंग स्टाइल, इसका जन्मदाता जो है बाबर को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साहित्य के योगदान की बात करूं तो बाबर केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि तुर्की और फारसी भाषा का महान विद्वान था। उसने फारसी भाषा में कविताएं लिखने की नई पद्य शैली विकसित की, जिसे मुबियान जो है कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते आगे, विषय की बात करें तो मुबियान शैली में मुख्य रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र और व्यावहारिक नियमों के बारे में जो है लिखा गया है। बाबर ने अपनी पुस्तक मसनवी ए मुबियान इस शैली में जो है लिखी थी मेरे भाई, ठीक है। अन्य रचनाएं, बाबर ने बहुत सारी जो है रचनाएं लिखी थी, ये भी याद रखना, क्या पता पूछ ले। बाबर ने तुर्की भाषा में दीवान काव्य संग्रह की रचना की और रिसाल ए उसज, जिसे खत ए बाबुल भी कहा जाता है, नामक एक नई लिपि लेखन शैली भी शुरुआत की थी मेरे भाई, ठीक है। सारी एनसीईआरटी से ये पॉइंट उठाए गए हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है मेरे भाई। इसलिए याद करना है क्योंकि पता नहीं है ना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, स्पेशली जब बात एचएसएससी की आती है ना, तब तो आप बिल्कुल भी ये प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते कि क्या पूछ सकते हैं। हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे एचएसएससी के रिगार्डिंग की, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया? मध्यकालीन भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर तोपों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं, पहला ये शासक था भाई मुगल साम्राज्य का, या फिर मध्यकालीन भारत का कह लो। कौन था? बाबर था, जिसने जो है युद्ध में पहली बार किसका इस्तेमाल किया था? तोप खानों का इस्तेमाल किया था मेरे भाई, ठीक है। तोप खानों का प्रयोग किया था। इसके जो है टॉप जो है 2 गनर होते थे, ऊपर हम देख के आए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाबर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। गनर इसके कौन होते थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा होते थे। यहाँ पे लिखा भी होगा, आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। उस्मान पद्धति, ये रहा उस्मान पद्धति, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा मेरे भाई, ठीक है। इस विधा के विशेषज्ञ थे, यानी कि ये दोनों जो व्यक्ति थे ना, ये स्पेशलिस्ट थे इस चीज़ के मेरे भाई, ठीक है। तो जहाँ से भी लाया बाबर, ढूंढ ढांड के लाया भाई इनको। तो आपने भी ढूंढ ढांड के कंटेंट जो है ढूंढ लिया होगा, ठीक है। ये कंटेंट ढूंढे हुआ कंटेंट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ हर चीज़ पर। अभी भी आपके लिए और भी काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी हमारी जो आने वाली चीज़ें हैं वो क्या है? आईपीसी, सीआरपीसी। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन टाइम इसलिए लग रहा है, उसको मैं इतना सिंपल और आसान बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको पहली बार पढ़ो या लास्ट बार पढ़ो, कितना भी पढ़ो, बस आपको याद रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो है आईपीसी सीआरपीसी पढ़ो। क्यों पढ़ोगे? अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, एग्जाम की दृष्टि से आईपीसी सीआरपीसी पढ़ोगे ना, तो इसको कभी अपनी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप जो है एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़ो, लेकिन अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने के उद्देश्य से पढ़ो। इसीलिए मैं इनको इतना आसान पढ़ रहा हूं। वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है ना मेरे भाई, आप सभी जानते हो, मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा। देखो, सभी आजकल पुलिस वाले भी, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाले गलत होते हैं, अच्छे भी होते हैं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है मिसयूज जो होता है ना लोगों का, वो आजकल बहुत किया जा रहा है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो? अगर आपको नॉलेज होगी ना कि भाई आईपीसी सीआरपीसी, कोई आपको उठा के ले जाए, कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, अब आपको जब पता ही नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, तो आपके साथ कुछ भी कर सकता हो। लेकिन अगर आईपीसी सीआरपीसी की आपको धारा पता होगी ना, तो डेफिनेटली आप अपना बचाव कर सकते हो। डायरेक्ट आंखों में आंखें डालकर उसको जब बोलोगे ना, सामने वाला सीधा ठंडा पड़ जाएगा मेरे भाई। ये ताकत होती है नॉलेज की, ये ताकत होती है किताबों की मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? हर चीज को नौकरी से तोलकर मत देखा करो, अपनी नॉलेज बढ़ाने के तरीके से भी देखा करो मेरे भाई चीजों को, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। आईपीसी सीआरपीसी मैं तैयार कर रहा हूं, बस मोटे मोटे हमारे यही सब्जेक्ट रहा है। एक तो आईपीसी या सीआरपीसी रहा है, दूसरा हमारा क्या रहा है? हरियाणा करंट अफेयर रहा है, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर रहा है, ठीक है, हरियाणा करंट रहा है। और तीसरा मेन क्या रहा है? तीसरा हमारा साइंस रहा है। बस ये 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट मैं सारा कंप्लीट करवा चुका हूं। कंप्यूटर सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। और क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हुई है, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके ऑलरेडी चली हुई है मेरे भाई, ठीक है। तो आप बस अपनी ऐसी ही तैयारी करते रहो भाई, फोकस की तरह तैयारी करते रहो। मैं बार बार हमेशा से बोलता हूँ, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा, ना आज होगा, ना कल होगा, ना अगली बार होगा। चाहे आप 2029 में भी ऐसे कर लेना, यही हाल रहेगा, ठीक है। आपको तैयारी ऐसे करनी है कि इस बार नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू पढ़ता रहूँगा, मुझे छोड़ना नहीं है। चाहे अभी आपका सिलेक्शन ना हो ना, उदास होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जो है रो लेना, जो भी है सदमा मना लेना, लेकिन आपको हार मान के बैठना नहीं है मेरे भाई। आपको उसी समय जो है संकल्प लेना है कि मैं लगातार करता रहूंगा तैयारी, और तब तक नहीं रहूंगा जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी ग्रुप में आप जुड़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा शेयर कर देना भाई। आप ही मेरे जो हो, आप ही मुझे, मेरे चैनल को जो है या फिर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे भाई। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसको जो है आप वो कर लेना मेरे भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम को। ठीक है, और कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और अपना फीडबैक जरूर दे देना। स्टडी आपकी कैसी चल रही है, यहाँ से तैयारी आपकी कितनी हो रही है नहीं हो रही है, वो भी बता देना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।